तो स्टूडेंट्स बेसिकली आज के लेक्चर में हम आपकी बुक में प्रेजेंट डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस जो कि पेज नंबर 16 पे प्रेजेंट हैं चैप्टर नंबर 1 के, उसको डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली टोटल जो है हमारे पास 6 डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस हैं। इनको जो है हम डिटेल से आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज़ मी अबीहा एजाज एंड यू गाइस आर वाचिंग इनोवेटिव साइंस बाय अबीहा एजाज। स्टूडेंट्स ये जो लेक्चर हैं बिल्कुल आपकी जो है बुक के अकॉर्डिंग बनाए गए हैं, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन का। मेंशन द नेम ऑफ द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच यू विल स्टडी ईच ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स। तो उसने बेसिकली हमें कुछ टॉपिक्स दे दिए हैं। रेट ऑफ रिएक्शन, फूड इन ह्यूमन बॉडी, डाइजेशन, प्रॉपर्टीज़ ऑफ प्लाज्मा, ठीक है। तो उसने बेसिकली हमसे ये पूछा है कि ये जो टॉपिक्स हैं ये किस ब्रांच में हम डिस्कस करते हैं। रेट ऑफ रिएक्शन की अगर हम बात करें तो रेट ऑफ रिएक्शन को हम फिजिकल केमिस्ट्री में डिस्कस करते हैं। क्यों? क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन हमारे पास एक फिजिकल क्वांटिटी है। उसके अलावा डाइजेशन ऑफ फूड इन ह्यूमन बॉडी को हम बेसिकली बायोकेमिस्ट्री में डिस्कस करते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ हम बायोकेमिस्ट्री के मॉलिक्यूल की डाइजेशन को डिस्कस करेंगे, सो ये बायोकेमिस्ट्री में डिस्कस होगा। उसके अलावा प्रॉपर्टीज़ ऑफ प्लाज्मा को हम फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर डिस्कस करेंगे। क्यों? क्योंकि प्लाज्मा की जो प्रॉपर्टीज़ हैं जो वो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को हम डिस्कस करेंगे, सो दैट्स वाई ये फिजिकल केमिस्ट्री में आ जाएगा। उसके अलावा इको सिस्टम को अगर हम स्टडी कर रहे हैं तो वो हम इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में स्टडी करेंगे, ठीक है, कि किस तरह से इन्वायरमेंट पे जो है केमिकल और बायोकेमिकल फिनोमिनास की वजह से पोल्यूशन या फिर किस तरह से पॉजिटिव और नेगेटिव इफेक्ट्स आ रहे हैं। रिएक्शन टेकिंग प्लेस ड्यूरिंग फायरवर्क्स, जब फायरवर्क्स होते हैं तो वो जो रिएक्शन हो रहे होते हैं उन्हें हम किस ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री के अंदर कैटेगराइज करेंगे। तो वो उसमें हमारे पास इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आ जाती है। क्यों? क्योंकि फायरवर्क्स के अंदर होने वाले रिएक्शन जो होते हैं ना वो इनऑर्गेनिक रिएक्शंस होते हैं, ठीक है। और फायरवर्क्स बेसिकली हम कहते हैं बर्निंग को। फॉर एग्जांपल अगर आतिशबाजी हो रही है, ठीक है, उसके अलावा ये जो हमारे पास पटाखे होते हैं, ठीक है, ये भी जो है कह लें कि इसे भी हम फायरवर्क्स में इंक्लूड कर देते हैं। लास्ट देखिए, मेजरमेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ वेवलेंथ विद द हेल्प ऑफ अल्ट्रा वायलेट स्पेक्ट्रोस्कोपी, सॉरी स्पेक्ट्रोमीटर। तो बेसिकली अगर हमने वेवलेंथ्स को अब्जॉर्ब करने के लिए अगर हम अल्ट्रा वायलेट स्पेक्ट्रोमीटर यूज़ कर रहे हैं तो इसे हम किस ब्रांच में कैटेगराइज करेंगे? एनालिटिकल केमिस्ट्री में। क्यों? क्योंकि हमने एनालिटिकल केमिस्ट्री में पढ़ा था कि हम यहाँ जो है बेसिकली डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स को यूज़ करते हैं, ठीक है, आइडेंटिफिकेशन, कंपोजिशन वगैरह को चेक करने के लिए, ठीक है। सो दैट्स ऑल। और अगर आपको ये लॉन्ग क्वेश्चन फॉर एग्जांपल आ जाए तो आपने जो है सबसे पहले केमिस्ट्री की डेफिनेशन मेंशन करनी है, ठीक है, जिसमें हम केमिस्ट्री में हम बेसिकली प्रॉपर्टीज़ किसी भी सब्सटेंस की, उसकी कंपोजिशन यानी कि वो किस तरह से बनता है, उसके अंदर मौजूद मैटर का स्ट्रक्चर क्या होता है, उसके अलावा फिजिकल चेंजेस और केमिकल चेंजेस क्या होते हैं सब्सटेंस की, इसे देखते हैं। और प्रॉपर्टीज़ और लॉज को जो है ऑब्जर्व किया जाता है केमिस्ट्री के अंदर सब्सटेंस की। तो अब हमारे पास डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन का जो है सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट आर द एलोट्रोपिक फॉर्म्स, एक्सप्लेन द एलोट्रोपिक फॉर्म्स ऑफ कार्बन, सल्फर एंड हाउ डज कोल डिफर फ्रॉम डायमंड एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ सब्सटेंसेस। तो बेसिकली हमने सबसे पहले बताना है कि एलोट्रोपिक फॉर्म्स हम कैसे कहते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है हमने कार्बन और सल्फर के एलोट्रोप्स को डिस्कस करेंगे, ठीक है, बताएंगे कि कार्बन और सल्फर के एलोट्रोप्स कितने होते हैं और उनकी क्या करेक्टरिस्टिक्स होती हैं, ठीक है। और एट दी एंड जो है हमने डिफरेंस बताना है कोल और डायमंड के अंदर। तो हम इसका आंसर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बेसिकली इस क्वेश्चन में हम देखेंगे कि हम किस तरह से एलिमेंट बेसिकली एलोट्रोपिक फॉर्म शो करते हैं। उसके बाद जो है हम ऑक्सीजन, कार्बन और सल्फर के डिफरेंट जो है एलोट्रोप्स को देखेंगे। ऑल्दो जो ऑक्सीजन के एलोट्रोप्स हैं वो आपसे क्वेश्चन में रिक्वायर्ड नहीं है, ठीक है। ऑक्सीजन के अलबत्ता 2 एलोट्रोप्स होते हैं हमारे पास, एक होती है ऑक्सीजन इन डायटोमिक मॉलिक्यूल फॉर्म में और दूसरा ऑक्सीजन इन ट्राइएटोमिक मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो यहाँ 3 ऑक्सीजन के एटम्स होते हैं हमारे पास और यहाँ 2 होते हैं। कार्बन के हमारे पास बेसिकली 3 एलोट्रोप्स होते हैं, डायमंड, ग्रेफाइट और बकमिंस्टर फ्लोरीन। और सल्फर के हमारे पास 2 जो है एलोट्रोप्स होते हैं, रोम्बिक और मोनोक्लिनिक। तो बस अब हम इसे डिस्कस करते हैं। तो अब हम एलोट्रोपी की डेफिनेशन को देखेंगे। एलोट्रोपी इज द फिनोमेना इन विच एन एलिमेंट एग्जिस्ट इन मोर देन वन स्ट्रक्चरल फॉर्म, एलोट्रोपिक फॉर्म्स हैविंग डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज बट फंडामेंटली सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज। तो बेसिकली एलोट्रोपी हमारे पास एक ऐसा फिनोमेना है जिसमें एलिमेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स में नजर आते हैं, ठीक है, जिन्हें हम एलोट्रोपिक फॉर्म्स कहते हैं। और उनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो डिफरेंट होती हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में हमारे पास मेजरली मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन, कलर, ओडोर, हार्डनेस वगैरह आ जाता है, ठीक है। तो ये डिफरेंट एलोट्रोप्स की डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं हमारे पास,
ठीक है, बट फंडामेंटली सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज, लेकिन केमिकल प्रॉपर्टीज हमारे पास हमेशा सिमिलर होती हैं। ठीक है, तो आपकी बुक में जो केमिकल प्रॉपर्टीज का पॉइंट है वो क्लियरली मेंशन नहीं है, जबकि बेसिकली हमारे पास एलोट्रोप्स की केमिकल प्रॉपर्टीज वो सिमिलर ही होती हैं। एग्जाम्पल ऑफ एलोट्रोप को देखें तो ऑक्सीजन जो है वो हमारे पास दो फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है। पहला है हमारे पास ऑक्सीजन इन मॉलिक्यूलर फॉर्म। ठीक है, तो ऑक्सीजन यहाँ हमारे पास, क्योंकि ऑक्सीजन के दो एटम्स हैं इसीलिए हम इसे डायटोमिक ऑक्सीजन कहते हैं, और यहाँ हमारे पास स्टेट स्ट्रक्चर हमें मिलता है ऑक्सीजन का। ठीक है, और ये काफ़ी स्टेबल स्ट्रक्चर होता है। दूसरा हमारे पास है ओजोन, जो कि हमारे एटमॉस्फेयर की ट्रोपोस्फेयर लेयर में प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो ये बेसिकली हमारे पास ट्राइएटॉमिक ऑक्सीजन है, क्योंकि इसमें 3 ऑक्सीजन के एटम प्रेजेंट है, और इसका स्ट्रक्चर समहाउ बेंट होता है, और इसका जो तीसरा कार्बन होता है ना, दैट इज़ हाईली अनस्टेबल, और इसकी वजह से कि रिएक्टिविटी जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा शो करता है। तो समहाउ तो हमें केमिकल प्रॉपर्टीज़ में डिफरेंस नज़र आ सकता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द केस सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज़ में होती हैं, इसीलिए हमने एलोट्रोप की डेफिनेशन में सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज़ को यूज़ किया। अब हम कार्बन के एलोट्रोप्स की बात करें तो कार्बन का एक एलोट्रोप डायमंड है, जिसका गेंद मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर होता है हमारे पास। सेकंड ग्रेफाइट है, जिसे हम डिस्कस भी कर चुके हैं। लेयर्ड हेक्सागोनल रिंग होती है इसमें। और थर्ड है हमारे पास बकमिंस्टर फ्लोरीन, जिसमें हमारे पास स्फीयर होते हैं पेंटागोन और हेक्सागोन एटम्स के। तो इन सब स्ट्रक्चर्स को जो है हम डिटेल में आगे डिस्कस करेंगे। अभी इसकी इमेजेस में आपको दिखाऊं तो ये डायमंड जो है ये केज लाइक स्ट्रक्चर होता है इसका। ठीक है, और डायमंड जो है वो नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, क्योंकि डायमंड बेसिकली कार्बन से मिलके बनता है, और कार्बन की यहाँ वैलेंसी पूरी सेटिस्फाइड हो रही है, और हमें बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करने के लिए फ्री इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर्ड होते हैं। यहाँ हमारे पास डायमंड की केस में कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते। देन वी हैव ग्रेफीन। ठीक है, ग्रेफीन जो है ना, ये ग्रेफीन की जब 2 से 3 लेयर्स कंबाइन कर जाती हैं तो हमारे पास ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर बन जाता है। ठीक है, और ग्रेफाइट जो है ये, इसकी जो वैलेंसी कार्बन की ऑब्वियसली 4 ही होती है, लेकिन ग्रेफाइट जो है ये 3 बॉन्ड्स बनाता है, इसमें एक फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, तो इसकी वजह से जो है ग्रेफाइट जो है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। और सेकंड थर्ड हमारे पास है फ्लोरीन। ठीक है, इसका जो स्ट्रक्चर है ना, यहाँ हमें पेंटागोन्स और हेक्सागोन्स देखने को मिलते हैं। स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में जो है आपने कार्बन के एलोट्रोप्स की डायग्राम्स मेंशन नहीं करनी, क्योंकि जो है ऑलरेडी लॉन्ग क्वेश्चन में उन्होंने काफ़ी डिटेल पूछी है, तो अगर आप डायग्राम्स भी बनाएंगे तो आपसे टाइम मैनेज नहीं होगा और क्वेश्चन रह जाएंगे आपके। बकमिंस्टर फ्लोरीन के कैरेक्टरिस्टिक्स को देखें। फ्लोरीन आर स्टेबल एट हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर। हाई टेम्परेचर और प्रेशर पे जो फ्लोरीन होता है वो स्टेबल होता है। उसके अलावा दे आर सॉलेबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जिस तरह के एसीटोन, एसिटिक एसिड, बेंजीन, कार्बन टेट्रा क्लोराइड, क्लोरोफॉर्म, इन सब में जो है बकमिंस्टर फ्लोरीन सॉलेबल होता है। उसके अलावा दे हैव अ केज लाइक स्ट्रक्चर विद नो चार्ज, नो बाउंड्रीज एंड नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। इसका स्ट्रक्चर जो होता है ना वो केज लाइक होता है। केज हम कहते हैं पिंजरे को। ठीक है, और इसमें कोई चार्ज नहीं होता, यानी कि ये न्यूट्रल होता है, और कोई बाउंड्रीज भी नहीं होती इसकी, और ना ही इसमें कोई पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, यानी कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जिसमें होते हैं जो कि एटॉमिक और मॉलिक्यूलर फॉर्म में जो है ऑल अलोन होते हैं। फ्लोरीन में जो है 60 कार्बन होते हैं, ये उसकी जो है स्पेशलिटी है। ठीक है, इट हैज़ अ लो मेल्टिंग पॉइंट, इट इज़ सॉफ्ट इन नेचर, इट डज़ नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। इसमें जो है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होती। इसकी एक प्रॉपर्टी ये भी है, क्योंकि इसमें जो है हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं। फ्लोरीन कार्बन 60 जो है इट कंसिस्ट ऑफ अ स्फेरिकल अरेंजमेंट ऑफ एटम। इसमें जो है हमें सफ़ेयर की फॉर्म में एटम्स अरेंज मिलते हैं। सफ़ेयर जो होता है अंदर से खाली होता है। उसके अलावा एटम्स आर अरेंज इन अ पैटर्न ऑफ पेंटागोन्स एंड हेक्सागोन सिमिलरली टू अ सॉसर बॉल शेप। एटम जो है वो हेक्सागोन और पेंटागोन्स की शक्ल में अरेंज होते हैं, बिल्कुल सॉसर बॉल शेप की तरह। तो अब हम सल्फर एलोट्रोप्स की बात करें तो सल्फर के हमारे पास 2 एलोट्रोप्स हैं, एक रोम्बिक सल्फर और दूसरा है हमारे पास मोनोक्लिनिक सल्फर। रोम्बिक सल्फर की जो ऑक्टाहेड्रल शेप होती है, और मोनोक्लिनिक जो है वो हमारे पास नीडल लाइक शेप होती है, और इन दोनों जो है ना एलोट्रोप्स को हम S8 मॉलिक्यूल भी कहते हैं। क्योंकि इसमें 8 सल्फर के एटम प्रेजेंट होते हैं। हम इसे काउंट भी कर लें तो 8 हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है, 6 7 और 8।
8 सल्फर के एटम्स प्रेजेंट होते हैं, इसीलिए हम इसे एसिड मॉलिक्यूल भी कहते हैं। अब अगर हम बात करें कि जो है सल्फर के जो रोम्बिक सल्फर होता है हमारे पास, वो जो होता है ना वो मोर स्टेबल क्रिस्टलाइन फॉर्म में होता है, ठीक है। इसका जो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होता है वो काफ़ी हार्ड होता है और ये स्टेबल भी होता है, जबकि मोनोक्लिनिक सल्फर जो है वो हमारे पास लेस स्टेबल होता है और इसका क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर भी जो है वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता। लॉन्ग क्वेश्चन में जो है आपने इसकी दोनों की प्रॉपर्टीज मेंशन करनी है, रोम्बिक सल्फर और मोनोक्लिनिक की, और अगेन स्ट्रक्चर आपने यहाँ ड्रॉ नहीं करना है, ये सिर्फ आपको जो है विजुअलाइजेशन के लिए समझाया जा रहा है कि आपको पता लगे कि किस तरह से सल्फर के एलोट्रोप्स एग्जिस्ट करते हैं। तो एलोट्रोप्स की टाइप डिस्कस करने के बाद ये हमारे पास जो है आखिरी पार्ट है इस क्वेश्चन का, जिसमें हमने कोल और डायमंड के बीच में जो है डिफरेंस करना है। कोल की बात करें, कोल इज कंबस्टेबल ब्लैक और ब्राउनिश ब्लैक सेडिमेंट्री रो कंपोज प्राइमरीली ऑफ कार्बन अलोंग विद हाइड्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। तो बेसिकली कोल की कंपोजिशन क्या है? कोल बेसिकली सबसे पहले तो हमारे पास कंबस्टेबल है, यानी कि ये जो है बर्निंग के लिए यूज़ होता है। उसके अलावा ब्लैक और ब्राउनिश कलर में जो है ये प्रेजेंट होता है, और ब्लैक सेडिमेंट्री रॉक की वजह से जो है ये फॉर्म आउट होता है। उसके अलावा प्राइमरीली बेसिकली हमारे पास कार्बन, हाइड्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन एटम के कंबाइन करने से जो है हमारे पास कोल का स्ट्रक्चर बन जाता है, ठीक है। डायमंड की बात करें, डायमंड इज अ फॉर्म ऑफ कार्बन विद R3 रिजिड डायमेंशनल क्रिस्टल स्ट्रक्चर। तो बेसिकली डायमंड जो है उसमें हमारे पास 3D स्ट्रक्चर होता है जो है कार्बन के एटम्स का, ठीक है, और ये एक केज लाइक स्ट्रक्चर बना लेते हैं, स्ट्रॉन्ग क्रिस्टल लैटिस स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं। दूसरी हम अगर इसका डिफरेंस देखें, कोल इज यूज एज अ एनर्जी फॉर हीटिंग एंड इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन ड्यू टू इट्स हाई कार्बन कंटेंट। कोल को जो है बेसिकली हम एनर्जी की सोर्स के तौर पे भी यूज़ करते हैं। क्योंकि कोल बहुत ज़्यादा हीट प्रोवाइड करता है, जिससे जो है इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन और हम डिफरेंट पर्पजेज़ के लिए यूज़ करते हैं। और इसमें जो है कार्बन कंटेंट क्योंकि बहुत ज़्यादा होता है, और कार्बन जो है वो हमारे पास हीट को जो है इनिशिएट करने में बहुत अहम रोल प्ले करते हैं। डायमंड की बात करें, डायमंड इज़ नाउन फॉर इट्स हार्डनेस, ट्रांसपेरेंसी एंड हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ड्यू टू विच इट इज़ नाउ यूज इन ज्वेलरी एंड इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन। डायमंड जो है हमारे पास उसकी हार्डनेस की वजह से बहुत ज़्यादा फेमस है। डायमंड से जो है हम डिफरेंट मटेरियल्स को कट भी कर सकते हैं, डायमंड इतना हार्ड होता है स्ट्रक्चर में वाइज, ठीक है। ट्रांसपेरेंसी, ये बहुत ही ट्रांसपेरेंट कलर का होता है हमारे पास, और हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यानी कि अगर डायमंड पे लाइट फॉल करे तो वो जो है रिफ्रैक्ट बैक कर जाती है, ड्यू टू विच इट इज़ यूज इन ज्वेलरी। तो इसी वजह से जो है डायमंड को हम ज्वेलरी में यूज़ करते हैं, उसके अलावा कटिंग पर्पजेस के लिए भी यूज़ करते हैं, और इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस भी जो है हमें डायमंड की नज़र आती हैं। तो स्टूडेंट्स, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है व्हाट आर सुपर क्रिटिकल फ्लूइड्स एंड हाउ दे आर डिफरेंट फ्रॉम ऑर्डिनरी लिक्विड्स। तो बेसिकली हमने सबसे पहले ये बताना है कि सुपर क्रिटिकल फ्लूइड्स कौन से फ्लूइड्स होते हैं, ठीक है, और वो ऑर्डिनरी लिक्विड से किस तरह से डिफरेंट होते हैं। सुपर क्रिटिकल फ्लूइड्स की अगर डेफिनेशन देखें, इट इज़ हाईली कंप्रेस्ड स्टेट एग्जिबिटिंग बोथ द प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस एंड लिक्विड। तो बेसिकली हमारे पास सुपर क्रिटिकल फ्लूइड्स ऐसे फ्लूइड्स होते हैं जिसके अंदर गैसेस और लिक्विड्स दोनों की प्रॉपर्टीज प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। उसके अलावा जो है ये हमारे पास हाईली कंप्रेस्ड स्टेट होती है, ठीक है। हमें पता है कि लिक्विड तो जो है वो कंप्रेसिबल नहीं होते, लेकिन गैसेस तो कंप्रेसिबल होती है ना, इसीलिए क्योंकि हमारे पास सुपर क्रिटिकल फ्लूइड में गैसेस भी प्रेजेंट होती हैं, तो ये हाईली कंप्रेस्ड स्टेट होती है जो कि गैस और लिक्विड दोनों की प्रॉपर्टीज को रखती है, ठीक है। सेकंड देखिए, इट अनेबल केमिकल रिएक्शन दैट मे नॉट पॉसिबल इन कन्वेंशनल सॉल्वेंट। तो बेसिकली ऐसे रिएक्शंस जो कि नॉर्मल सॉल्वेंट जिस तरह के ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट और वाटर में नहीं प्रोसीड होते, तो ऐसे रिएक्शंस को प्रोसीड कराने के लिए हम सुपर क्रिटिकल फ्लूइड्स को यूज़ कर लेते हैं। जिस तरह के सुपर क्रिटिकल फ्लूइड की एग्जाम्पल को देखिए तो हमारे पास सुपर क्रिटिकल कार्बन डाइऑक्साइड आ जाता है। अब इंपॉर्टेंस देखिए सुपर क्रिटिकल फ्लूइड की, तो these fluids are used in various purposes like extraction, chromatography and chemical reaction due to their unique properties। तो बेसिकली सुपर क्रिटिकल फ्लूइड्स को हम जो है वो वेरियस पर्पजेस के लिए यूज़ करते हैं, यानी कई जो है ना कामों के लिए यूज़ कर सकते हैं। एक्सट्रैक्शन के लिए यूज़ करते हैं, डिफरेंट कंपाउंड्स की अगर हमने एक्सट्रैक्शन करनी हो, उनमें से डिफरेंट जो है हमने फॉर एग्जांपल एटम्स या मिनरल्स एक्सट्रैक्ट करने हो तो हम क्या करते हैं, सुपर क्रिटिकल फ्लूइड्स को यूज़ करते हैं। उसके अलावा क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक्स के लिए भी जो है हम सुपर क्रिटिकल फ्लूइड्स यूज़ करते हैं। ये हमने जो है एनालिटिकल केमिस्ट्री की डेफिनेशन में क्रोमेटोग्राफी की एग्जांपल जो है ना डिटेल से डिस्कस की थी।
तो अगर आपको मज़ीद डिटेल चाहिए तो आप जो है लेक्चर नंबर 1 विज़िट कर सकते हैं। उसके अलावा केमिकल रिएक्शन जो है ना बहुत अच्छे से प्रोसीड कराता है, क्योंकि उसमें बहुत सारी यूनिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जिस तरह कि हाई डिफ्यूजन। डिफ्यूजन हमारे पास बेसिकली क्या होता है? डिफ्यूजन हम कहते हैं कि पार्टिकल का स्प्रेड कर जाना, बेसिकली एक जगह से दूसरी जगह क्विकली स्प्रेड कर जाना, ठीक है। लो विस्कोसिटी, हमारे पास जो सुपर क्रिटिकल फ्लूइड होता है ना, इसकी विस्कोसिटी हमारे पास काफ़ी लो होती है, यानी कि ये काफ़ी पतला सा लिक्विड होता है। एंड हाई सोलवेटिंग प्रॉपर्टीज़, यानी इसमें बहुत ज़्यादा जो है डिज़ोल्विंग प्रॉपर्टीज़ होती हैं, और इसमें कोई भी सब्सटेंस ईजीली डिज़ोल्व कर जाता है। It enable chemical reaction that be not possible in conventional solvents such as supercritical carbon dioxide. अगेन वही बात कर रहे हैं कि ऐसे रिएक्शन जो कि नॉर्मल सॉल्वेंट्स में नहीं होते, तो उन रिएक्शंस को अगर हम सुपर क्रिटिकल फ्लूइड्स डाल के प्रोसीड कराएं तो वो इजीली हो जाते हैं। तो अब हम सेकंड पार्ट देखेंगे, जिसमें उसने पूछा है कि ऑर्डिनरी लिक्विड से सुपर क्रिटिकल फ्लूइड किस तरह डिफरेंट है। तो इसके लिए हमने जो है बीच में लाइन ड्रॉ कर लेनी है और डिफरेंस की फॉर्म में लिखेंगे। पहली प्रॉपर्टी है हमारे पास, तो सुपर क्रिटिकल फ्लूइड जो है ना, इट डिफ्यूज़ इजीली, यानी कि ये इजीली डिफ्यूज़ कर जाते हैं, एक जगह से दूसरी जगह क्विकली मूव कर जाते हैं, ठीक है। जबकि ऑर्डिनरी लिक्विड जो है ये हमारे पास स्लोली डिफ्यूज़ करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए इनकी जो मोशन होती है वो स्लो होती है। दे हैव हायर सोलवेटिंग प्रॉपर्टीज़ विच मीन्स दे कैन डिजोल्व अ वाइड रेंज ऑफ सब्सटेंसेस। इसके अंदर जो है सोलवेटिंग प्रॉपर्टीज़, यानी किसी भी सब्सटेंस को डिज़ोल्व करने की पावर जो है ना वो बहुत ज़्यादा होती है। इसी वजह से जो है हमारे पास सुपर क्रिटिकल फ्लूइड्स वो ज़्यादा सारी सब्सटेंस को अपने अंदर डिज़ोल्व कर सकते हैं। जबकि ऑर्डिनरी लिक्विड की बात करें तो दे हैव अ लो सोलवेटिंग प्रॉपर्टी विच मीन दे कैन डिज़ोल्व ओनली अ फ्यूअर सब्सटेंसेस। जबकि ऑर्डिनरी लिक्विड के केसेस में हमारे पास जो है सॉल्वेटिंग प्रॉपर्टी जो है वो इतनी ज़्यादा नहीं होती, ठीक है। इसका मतलब ये है कि सिर्फ कुछ ही हमारे पास सब्सटेंसेस ऑर्डिनरी लिक्विड में डिसॉल्व होते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी देखें, दे हैव लोअर विस्कोसिटी अलाउइंग देम टू फ्लो मोर इजीली। और हमारे पास जो सुपर क्रिटिकल फ्लूइड होती है इनकी विस्कोसिटी लो होती है, यानी कि ये बिल्कुल पतले फ्लूइड होते हैं और जो ज़्यादा गाढ़े नहीं होते, ठीक है। इसीलिए जो है ये इजीली फ्लो कर जाते हैं। जबकि हमारे पास ऑर्डिनरी लिक्विड जो है वो क्या होते हैं, वो हाई विस्कोसिटी रखते हैं, यानी वो थोड़े उनकी कंसंट्रेशन जो है वो थिक होती है। लास्ट प्रॉपर्टी देखें, दे आर मोर कंप्रेसिबल देन ऑर्डिनरी लिक्विड। हमें पता है कि लिक्विड जो है बहुत ही लेस कंप्रेसिबिलिटी शो करते हैं, ठीक है, लेकिन गैसेस जो है वो वाइड रेंज की कंप्रेसिबिलिटी शो करती हैं। तो इसीलिए जो हमारे पास सुपर क्रिटिकल फ्लूइड है वो कंप्रेसिबिलिटी ज़्यादा शो करते हैं। क्यों? क्योंकि सुपर क्रिटिकल फ्लूइड में लिक्विड और गैस दोनों चीज़ें होती हैं। दे आर लेस कंप्रेसिबल देन सुपर क्रिटिकल फ्लूइड्स। ऑर्डिनरी लिक्विड जो है वो सुपर क्रिटिकल फ्लूइड से लेस जो है कंप्रेसिबल होते हैं। स्टूडेंट्स, अगर आपको लेक्चर की समझ आ रही है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। स्टूडेंट्स, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 4 है। नेक्स्ट हमारे पास, डिफाइन द सोलिबिलिटी ऑफ सोल्यूट, हाउ डज द सोलिबिलिटी ऑफ सोल्यूट चेंजेस विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो बेसिकली क्वेश्चन में हमसे ये पूछा जा रहा है कि सबसे पहले हमने जो है डिफाइन करना है सोल्यूट की सोलिबिलिटी को, उसके बाद हमने जो है ये बताना है कि टेम्परेचर के इंक्रीज करने से सोलिबिलिटी ऑफ सोल्यूट पे क्या इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन लिखेंगे सोलिबिलिटी ऑफ सब्सटेंस की। Solubility refers to the amount of solute that can dissolve in 100 ml of solvent at a specific temperature, यानी कि constant temperature पर 100 ml solvent के अंदर कितना maximum solute हम dissolve कर सकते हैं, ये उसकी solubility होती है, ठीक है। तो बेसिकली अब हम आगे जो है एनिमेशन के थ्रू जो है समझते हैं कि solubility का फिनोमेना किस तरह से होता है। तो बेसिकली 20 डिग्री सेल्सियस पे हमने एक बीकर लिया, उसके अंदर हमने 100 ml वाटर ऐड कर दिया और 10 ग्राम सॉल्ट को डिज़ोल्व किया। अगेन हमने 10 ग्राम सॉल्ट को ऐड किया और उसे कम्प्लीटली डिज़ोल्व किया। दोबारा से हमने 10 ग्राम सॉल्ट को ऐड किया और उसे डिज़ोल्व किया। अगेन हमने 10 ग्राम सॉल्ट को ऐड किया और डिज़ोल्व किया। अब अगर हम मज़ीद सॉल्ट ऐड करेंगे तो ये सॉल्ट जो है एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाएगा बॉटम सरफेस ऑफ द बीकर में, ठीक है। तो इस तरह के सोल्यूशन को हम कहते हैं सैचुरेटेड सोल्यूशन को कहते हैं। और ओवरऑल इस कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं सॉलिबिलिटी ऑफ सोल्यूशन, कि हम 100 ml जो है वो सॉल्वेंट लेंगे और उसमें मैक्सिमम सोल्यूट डिसॉल्व करेंगे कि अनटिल अनलेस हमारे पास सैचुरेटेड सोल्यूशन फॉर्म कर जाए। लेकिन फॉर एग्जांपल अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो क्या होगा कि हमारे पास ये जो सॉल्ट बॉटम पे मौजूद है ये डिसॉल्व हो जाएगा, ठीक है, सोल्यूशन के अंदर। तो इन शॉर्ट यही कि टेम्परेचर के इंक्रीज करने से जो है सॉलिबिलिटी भी इंक्रीज होती है, लेकिन हर दफ़ा इस तरह नहीं होता। तो
अब हम इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर देखेंगे सॉल्युबिलिटी पे। Solubility often increase with increase in temperature, but it's not a universal rule. Solubility usually temperature के increase होने से increase करती है, लेकिन universal rule नहीं है, हर दफ़ा इसी तरह से नहीं होता. Sometimes solubility temperature के increase करने से decrease भी हो जाती है. तो ये सारे केसेस जो हैं हम डिस्कस करेंगे. कंडीशन नंबर 1 है हमारे पास जहाँ solubility increase करती है with the increase in temperature. तो इसमें हमारे पास जो कंपाउंड्स आ जाते हैं उसमें हमारे पास पोटाशियम नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट, पोटाशियम क्लोराइड, कॉपर सल्फेट और सोडियम नाइट्रेट इंक्लूड है. ठीक है, तो इसमें बेसिकली टेम्परेचर के इंक्रीज होने से हमारे पास सॉल्युबिलिटी भी इंक्रीज होती है. हमें डायरेक्ट प्रोपोर्शन नज़र आता है टेम्परेचर और सॉल्युबिलिटी के बीच. यहाँ जो रेड एरो है ये टेम्परेचर को शो कर रहा है और ब्लू एरो हमें सॉल्युबिलिटी को शो कर रहा है. ठीक है, तो विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर सॉल्युबिलिटी आल्सो इंक्रीजेज. सेकेंड हमारे पास केस है डिक्रीजिंग सॉल्युबिलिटी का, यानी कि टेम्परेचर के बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी का डिक्रीज कर जाना. ठीक है, तो इन केस ऑफ लिथियम कार्बोनेट, कैल्शियम क्रोमेट एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, व्हेन टेम्परेचर इंक्रीजेज सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेज. अगेन टेम्परेचर इज शोन बाय रेड एरोस और ब्लू एरोस से जो है सॉल्युबिलिटी शो हो रही है. टेम्परेचर के बढ़ने से क्या हो रहा है, सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो रही है. और 3 कंपाउंड्स ऐसे हैं जिसमें ये फिनोमेना होता है, लिथियम कार्बोनेट, कैल्शियम क्रोमेट और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. अब हमारे पास कुछ कंपाउंड्स ऐसे भी होते हैं जिसमें मिनिमल चेंज आता है या फिर नो नोटिसेबल चेंज आता है. ठीक है, जैसा कि सोडियम क्लोराइड जो कि हमारे पास आयनिक कंपाउंड है, उसमें हमें कोई इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता कि टेम्परेचर ज़्यादा है या कम है. ठीक है, तो इसमें कोई नोटिसेबल चेंज देखने को नहीं मिलता. क्यों? क्योंकि ना तो कोई बेसिकली ना एनर्जी एब्जॉर्ब होती है सोडियम क्लोराइड के केस में और ना ही एनर्जी रिलीज होती है. और कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि टेम्परेचर ज़्यादा है या कम है, सोडियम क्लोराइड जो है वो उसकी सॉल्युबिलिटी कांस्टेंट ही रहती है. तो स्टूडेंट्स यहाँ हमने ये समझ लिया कि किस तरह से हमारे पास टेम्परेचर के इंक्रीज़ करने से सॉल्युबिलिटी के पर क्या इफेक्ट आता है. तो पेपर में आपने इस तरह नहीं लिखना बल्कि पैराग्राफ फॉर्मेट में लिखना है. डेफिनेशन लिखने के बाद जो है आपने सिंपली इस तरह से लॉन्ग क्वेश्चन को अटैम्प्ट करना है. तो सबसे पहले अगर मैं एक दफ़ा रीड कर दूँ, चेंज इन टेम्परेचर हैज़ डिफरेंट इफेक्ट ऑन द सॉल्युबिलिटी ऑफ डिफरेंट कंपाउंड्स. डिफरेंट कंपाउंड की सॉल्युबिलिटी पे टेम्परेचर का चेंज जो है वो डिफरेंट तरह से इफेक्ट डालता है. पहला है सॉल्युबिलिटी इंक्रीज विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर. टेम्परेचर के बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होती है, हम पहले पढ़ भी चुके हैं. यूजुअली द सॉल्युबिलिटी इंक्रीज विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर बट इट कैन नॉट बी टेकन एज अ जनरल रूल. आमतौर पर हमारे पास जो सॉल्युबिलिटी है वो टेम्परेचर के बढ़ने से बढ़ जाती है, लेकिन ये कोई यूनिवर्सल रूल नहीं है, हमेशा ऐसे नहीं होता. देयर आर लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड whose solubility in water increase with the increase in temperature. बहुत सारे कंपाउंड हमारे पास ऐसे हैं जिनकी वाटर के अंदर सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है टेम्परेचर के बढ़ने से, जिसमें हमारे पास जो है पोटाशियम नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट, पोटाशियम क्लोराइड इंक्लूड है. उसके अलावा सिमिलरली द सॉल्युबिलिटी ऑफ कॉपर सल्फेट एंड सोडियम नाइट्रेट आल्सो इंक्रीज विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर. तो बेसिकली वो कह रहा है कि हमारे पास जो कॉपर सल्फेट है और सोडियम नाइट्रेट है उसकी जो भी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करती है टेम्परेचर के इंक्रीज करने की वजह से. On dissolving a solute in a solvent, if heat is absorbed, it means that solute forces are stronger and heat is required to break these forces. For such solute, solubility increase with the increase in temperature. तो वो कह रहा है बेसिकली अगर हम किसी भी सॉल्वेंट के अंदर सोल्यूट डालते हैं और उसके अंदर हीट एब्जॉर्ब होती है, ठीक है, तो इसका मतलब है कि जो सोल्यूट इंटरेक्शन है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है. ठीक है, और एनर्जी रिक्वायर्ड होती है जो फोर्सेस को ब्रेक करने के लिए वो यहाँ यूज़ हो रही होती है. तो इस तरह के सॉल्वेंट्स के केस में क्या होता है, सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो जाती है टेम्परेचर के इंक्रीज करने से. सेकंड कंडीशन देखें, सॉल्युबिलिटी डिक्रीज विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर, यानी कि टेम्परेचर बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी हमारे पास क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है. द सॉल्युबिलिटी ऑफ कंपाउंड लाइक लिथियम कार्बोनेट एंड कैल्शियम क्रोमेट डिक्रीज विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर. लिथियम कार्बोनेट और कैल्शियम क्रोमेट के केस में हमारे पास क्या होता है, बेसिकली solubility डिक्रीज कर जाती है टेम्परेचर के इंक्रीज करने से. द solubility ऑफ gases इन वाटर आल्सो डिक्रीजेस विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर. तो बेसिकली हमारे पास सोलिबिलिटी जो गैसेस की है वो भी डिक्रीज कर जाती है जब उनके अंदर टेम्परेचर को हम इंक्रीज करते हैं. ऑन डिजॉल्विंग सोल्यूट्स इन अ सॉल्वेंट इफ हीट इज रिलीज देन इट्स मीन दैट सोल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन आर स्ट्रोंगर देन सोल्यूट फोर्सेस. तो बेसिकली अगर वो कह रहा है कि जब हम डिजोल्व करेंगे ऐसे सोल्यूट्स को सॉल्वेंट के अंदर और हीट रिलीज होगी. ठीक है, ऊपर वाले केस में हीट एब्जॉर्ब हो रही थी और यहाँ अगर हीट रिलीज हो रही है तो इसका मतलब ये है कि सॉल्वेंट सोल्यूट इंटरेक्शन काफ़ी स्ट्रॉन्ग है सोल्यूट फोर्सेस से. तो
तो इस तरह के सॉलिड के केस में हमारे पास क्या होता है, टेम्परेचर के बढ़ने से सॉलिबिलिटी डिक्रीज हो जाती है और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी जो है सेम फिनोमेना शो करता है। लास्ट ऐसे हमारे पास कंपाउंड्स होते हैं जिनके पास जो है जिनको इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि टेम्परेचर बढ़ रहा है या डिक्रीज हो रहा है। The solubility of sodium chloride in water does not increase appreciably with the increase in temperature. तो बेसिकली सोडियम क्लोराइड को जब हम वाटर में डिजोल्व करते हैं तो इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि टेम्परेचर ज़्यादा है या कम है। On adding a solute in a solvent, if neither heat absorb or no release, then temperature has minimum effect on solubility. ठीक है, तो अगर हम किसी भी सब्सटेंस को यानी सल्यूट को सॉल्वेंट के अंदर डिजोल्व कर रहे हैं और ना तो हीट बेसिकली अब्जॉर्ब हो रही है और ना ही हीट रिलीज हो रही है, तो ऐसे कंपाउंड पे जो है टेम्परेचर का कोई ख़ास असर नहीं पड़ेगा। स्टूडेंट्स, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो अगर आपको ये क्वेश्चन आता है तो आपने सबसे पहले सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सब्सटेंस की डेफिनेशन मेंशन करनी है, ठीक है। उसके बाद ये तीनों कंडीशंस मेंशन करनी है और उसके बाद आपने 2 ग्राफ्स बना लेने हैं, ठीक है। वो अब हम आगे डिस्कस करते हैं। अब हम ग्राफ्स को देखेंगे तो यहाँ हमारे पास जो है सॉल्युबिलिटी कर्व्स का ग्राफ है, ठीक है। एक्स एक्सिस पे हमारे पास टेम्परेचर है और वाई एक्सिस पे हमारे पास सॉल्युबिलिटी है। सॉल्युबिलिटी डिपेंड करती है बेसिकली इट्स द ग्राम ऑफ सल्यूट डिवाइडेड बाय 100 मिलीलीटर ऑफ वाटर। तो अब हम बात करेंगे कि किन केसेस में हमारे पास जो है सॉल्युबिलिटी इंक्रीज़ कर रही है टेम्परेचर के इंक्रीज़ करने से। तो पोटाशियम नाइट्रेट के केस में टेम्परेचर के बढ़ने से सॉल्युबिलिटी भी इंक्रीज़ हो रही है। सेकंड, सोडियम नाइट्रेट में भी टेम्परेचर के बढ़ने से सॉल्युबिलिटी इंक्रीज़ हो रही है। उसके अलावा पोटाशियम आयोडाइड के केस में भी टेम्परेचर के बढ़ने से सॉल्युबिलिटी इंक्रीज़ हो रही है और अमोनियम क्लोराइड के केस में भी सिमिलर टेम्परेचर के इंक्रीज़ होने से सॉल्युबिलिटी इंक्रीज़ हो रही है और पोटाशियम क्लोराइड में भी टेम्परेचर के साथ साथ सॉल्युबिलिटी इंक्रीज़ हो रही है और पोटाशियम क्लोरेट में भी हमें सेम इफेक्ट देखने को मिल रहा है। अब अगर हम बात करें सोडियम क्लोराइड की, तो सोडियम क्लोराइड हमारे पास एक ऐसा आयनिक कंपाउंड है कि जिसे टेम्परेचर से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, यानी कि हमारे पास कोई हीट लॉस या हीट गेन होता ही नहीं है। तो अगर सोडियम क्लोराइड को हम हाई टेम्परेचर पर डिज़ोल्व करें या लो टेम्परेचर पर डिज़ोल्व करें तो ये ऑलमोस्ट जो है सिमिलर डिसोल्यूशन शो करती है। उसके अलावा अगर हम बात करें हाइड्रोक्लोरिक एसिड की, HCl की, तो बेसिकली टेम्परेचर के बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी डिक्रीज़ होती है हाइड्रोक्लोरिक एसिड के केस में। उसके अलावा अमोनिया के केस में भी टेम्परेचर के बढ़ने से सॉल्युबिलिटी डिक्रीज़ हो जाती है और सल्फर डाइऑक्साइड के केस में भी टेम्परेचर के बढ़ने से सॉल्युबिलिटी डिक्रीज़ हो जाती है। यहाँ डॉट्स जो हैं वो लगाए गए हैं ताकि आप क्लियरली समझ आ जाए कि किस जगह पे कौन सी कंडीशन अप्लाई हो रही है। टेम्परेचर के इंक्रीज़ होने से कहाँ जो है सॉल्युबिलिटी भी इंक्रीज़ हो रही है, टेम्परेचर के इंक्रीज़ होने से कहाँ सॉल्युबिलिटी डिक्रीज़ हो रही है और कहाँ कांस्टेंट रह रही है। उसके साथ साथ हम देखेंगे सोल्युबिलिटी कर्व ऑफ पोटाशियम नाइट्रेट इन वाटर। तो बेसिकली पोटाशियम नाइट्रेट को हमने जो है वाटर में डिज़ोल्व कर पाया, ठीक है। और बेसिकली एक पॉइंट हमने जो है यहाँ हमारे पास वाटर था और यहाँ हमने वाटर के अंदर पोटाशियम नाइट्रेट को ऐड करवाना शुरू कर दिया। एक पॉइंट आया कि जहाँ हमारे पास अनसैचुरेटेड पॉइंट आ गया, यानी कि अभी हमारे पास पोटाशियम नाइट्रेट के सोल्यूशन में ये कैपेसिटी है कि उसमें मज़ीद साल्ट को ऐड किया जा सके, ठीक है। और एक पॉइंट आया सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन का कि जहाँ सॉल्ट नॉर्मल कंडीशन से ज़्यादा जो है हमारे पास डिज़ोल्व है, ठीक है, और ये अनस्टेबल कंडीशन होती है, ठीक है। अब इससे आगे मज़ीद हम सॉल्ट ऐड करते जाएंगे तो सैचुरेटेड पॉइंट आ जाएगा कि जहाँ मैक्सिमम सल्यूट जो है वो डिज़ोल्व हो चुका है सॉल्वेंट के अंदर और इससे ज़्यादा जो है सल्यूट डिज़ोल्व नहीं हो सकता, सैचुरेटेड सोल्यूशन इसे हम कहेंगे, ठीक है। तो यहाँ भी एक्स एक्सिस पे हमारे पास टेम्परेचर है और वाई एक्सिस पे हमारे पास सॉल्युबिलिटी है। तो स्टूडेंट्स, अब हम डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। व्हाट टाइप ऑफ मूवमेंट आर प्रेजेंट इन गैसियस एंड लिक्विड मॉलिक्यूल्स। तो बेसिकली क्वेश्चन में हमसे ये पूछा जा रहा है कि लिक्विड और गैसियस मॉलिक्यूल के अंदर किस तरह की मूवमेंट्स होती हैं, ठीक है। तो ये हम डिस्कस करते हैं। तो अब हम सॉलिड की बात करते हैं। सॉलिड की ये जो है मॉलिक्यूल का क्लोज स्ट्रक्चर है। तो सॉलिड के मॉलिक्यूल परफेक्टली अरेंज होते हैं, ठीक है। सॉलिड मॉलिक्यूल हैव डेफिनेट शेप। सॉलिड के मॉलिक्यूल की जो शेप है ना वो डेफिनेट होती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर किसी भी सॉलिड का मॉलिक्यूल वो सर्कल शेप में है
तो वो उसकी शेप जो है वो सर्कुलर ही रहेगी, विद द पैसेज ऑफ टाइम उसकी शेप चेंज नहीं हो जाएगी। सिमिलरली वॉल्यूम हम किसे कहते हैं? वॉल्यूम इज द अमाउंट ऑफ स्पेस ऑक्युपाइड बाय सब्सटेंस। कोई भी सब्सटेंस कितनी स्पेस ऑक्युपाई कर रहा है, ये उसका वॉल्यूम होता है। ठीक है, तो कोई भी सॉलिड सब्सटेंस उसकी शेप डेफिनेट होती है और वॉल्यूम भी डेफिनेट ही रहेगा। ठीक है, पार्टिकल अरेंजमेंट की बात करें तो पार्टिकल्स आर परफेक्टली अरेंज एंड स्ट्रॉन्गली बॉन्डेड। पार्टिकल जो है उनकी परफेक्टली अरेंजमेंट होती है। मिसाल के तौर पर यहाँ हमारे पास क्यूबिक स्ट्रक्चर है। ठीक है, डायमंड हमारे पास जो है वो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर में होता है। ठीक है, उसके अलावा आइस हमारे पास हेक्सागोनल स्ट्रक्चर में होती है। तो इन शॉर्ट यही कि सॉलिड के मॉलिक्यूल्स आर परफेक्टली अरेंज्ड। ठीक है, स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग इनके बीच जो होती है मौजूद होती है। आयनिक बॉन्डिंग हो गई, कोवलेंट बॉन्डिंग हो गई। मॉलिक्यूलर मोशन को देखें तो मॉलिक्यूल्स ऑसिलेट अबाउट देयर मीन पोजीशन। अब हम देखते हैं मीन पोजीशन क्या होती है। मीन पोजीशन हम कहते हैं ओरिजिनल पोजीशन को। फॉर एग्जांपल ये मॉलिक्यूल है तो इसकी मीन पोजीशन ये होगी। ठीक है, तो सॉलिड के मॉलिक्यूल जब वाइब्रेशन शो करते हैं टेम्परेचर के चेंजेस से या किसी भी चेंजेस की वजह से, ठीक है, तो क्या होता है वो अपनी मीन पोजीशन यानी कि अपनी ओरिजिनल पोजीशन के इर्द गिर्द स्लाइटली ऑसिलेट करते हैं। ऑलराइट, इंट्रामोलेक्यूलर फोर्सेस को अगर हम देखें, very strong intra-atomic and intramolecular forces are present in solid molecule। तो इंट्रा-एटॉमिक एंड इंट्रामोलेक्यूलर का कॉन्सेप्ट समझने से पहले हम एटम एंड मॉलिक्यूल के कॉन्सेप्ट को रिव्यू करते हैं एक दफ़ा। तो ये हमारे पास क्या है, हाइड्रोजन का एटम है। ठीक है, तो हाइड्रोजन के एटम में जो ये इलेक्ट्रॉन मौजूद है और न्यूक्लियस और प्रोटॉन है, ठीक है, इनके बीच जो फोर्सेस हैं ये हमारे पास क्या होंगी, इंट्रा एटॉमिक फोर्सेस होंगी। सिमिलर फॉर द केस ऑफ ऑक्सीजन, यहाँ हमारे पास ऑक्सीजन है। ठीक है, ये ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन्स हैं। ऑलराइट, तो ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस और प्रोटॉन के बीच जो फोर्सेस हैं, वेदर वो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्सेस हैं, न्यूक्लियर फोर्सेस हैं, ठीक है, इन्हें हम क्या बोलेंगे, इंट्रा एटॉमिक फोर्सेस बोलेंगे। ठीक है, और जब ये दो हाइड्रोजन के एटम और एक ऑक्सीजन का एटम कंबाइन करके मॉलिक्यूल फॉर्मेशन करेंगे, ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएंगी, इंट्रामोलेक्यूलर फोर्सेस आ जाएंगी। ठीक है, इसमें हमारे पास कोवलेंट बॉन्डिंग, आयनिक बॉन्डिंग आर मोस्ट कॉमन। अब हम डेंसिटी एंड कंप्रेसिबिलिटी का फैक्टर देखते हैं। सॉलिड मॉलिक्यूल्स आर एक्सट्रीमली डेंस, यानी कि सॉलिड मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो हाईली डेंस होते हैं, काफ़ी ज़्यादा हार्ड स्ट्रक्चर होता है इनका, एंड दे आर इनकम्प्रेसिबल, और इन्हें हम कंप्रेस नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम ये हमारे पास सॉलिड क्यूब है और अगर हम इस पर फोर्स अप्लाई करें तो ये अपनी शेप चेंज नहीं करेगा। ठीक है, ये मेटेलिक क्यूब है और फोर्स की एप्लीकेशन पे ये अपना स्ट्रक्चर चेंज नहीं करता, क्योंकि सॉलिड के मॉलिक्यूल आर एक्सट्रीमली डेंस। ठीक है, बहुत ज़्यादा हार्ड होते हैं, जिसकी वजह से ये अपनी शेप चेंज नहीं करते। लास्ट पॉइंट देखिए हम सॉलिड का, सॉलिड डज नॉट रिक्वायर अ कंटेनर फॉर स्टोरेज। सॉलिड मॉलिक्यूल के लिए हमें कोई भी कंटेनर की रिक्वायरमेंट नहीं होती स्टोरेज के लिए। तो अब हम लिक्विड के पार्टिकल्स को डिस्कस करेंगे। लिक्विड के पार्टिकल्स ऑलमोस्ट बहुत ही क्लोजली प्रेजेंट होते हैं और इनके बीच में जो स्पीसीज होती हैं वो बहुत ही कम होती हैं। पहला पॉइंट डिस्कस करेंगे, शेप एंड वॉल्यूम। लिक्विड हैव डेफिनेट वॉल्यूम बट इनडेफिनेट शेप। लिक्विड का जो वॉल्यूम होता है वो तो डेफिनेट होता है, लेकिन लिक्विड की शेप जो होती है वो इनडेफिनेट होती है। वॉल्यूम की बात करें, वॉल्यूम इज द अमाउंट ऑफ स्पेस ऑक्युपाइड बाय एनी सब्सटेंस। कोई भी सब्सटेंस कितनी स्पेस ऑक्युपाई कर रहा है ये उसका वॉल्यूम होता है। ठीक है, तो लिक्विड कुछ ना कुछ स्पेस को ऑक्युपाई करता है, सो दैट्स वाई लिक्विड हैव डेफिनेट वॉल्यूम। इनडेफिनेट शेप के बारे में बात करें तो बेसिकली हम लिक्विड को जिस भी कंटेनर में पोर करते हैं लिक्विड उसकी शेप में आ जाता है। फॉर एग्जांपल, ये बीकर का पानी जो है हमने कॉनिकल फ्लास्क में डाला तो लिक्विड कॉनिकल फ्लास्क की शेप में आ गया। फिर अगर यही पानी हम राउंड बॉटम फ्लास्क में डाल दें तो लिक्विड राउंड बॉटम फ्लास्क की शेप में आ जाएगा। और अगर पानी को हम ग्रेजुएटेड सिलेंडर में डाल दें तो लिक्विड ग्रेजुएटेड सिलेंडर की शेप में आ जाएगा। और अगर इसी पानी को हम रीएजेंट बॉटल में डाल दें तो लिक्विड रीएजेंट बॉटल की शक्ल में आ जाएगा। तो इस तरह लिक्विड जो है कंटेनर की शेप को अडॉप्ट करता है। ठीक है, सेकेंड पॉइंट यही है, कंटेनर शेप अडॉप्शन, टेक द शेप ऑफ इट्स कंटेनर। पार्टिकल अरेंजमेंट को देखें, मॉलिक्यूल्स आर क्लोजली पैक्ड बट कैन मूव स्लाइटली। मॉलिक्यूल्स जो हैं वो बहुत ही क्लोजली एक दूसरे के होते हैं लेकिन स्लाइटली मूवमेंट शो करते हैं।
इंटरमोलिकुलर फोर्सेस की बात करें, सिग्निफिकेंट इंटरमोलिकुलर फोर्सेस आर प्रेजेंट विद इन लिक्विड मॉलिक्यूल्स। तो ये हमारे पास जो है वाटर का स्ट्रक्चर है, ठीक है, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसके बीच प्रेजेंट होती है, और लिक्विड की जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होती हैं वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती हैं। अब हम नेक्स्ट पॉइंट समझते हैं डेंसिटी एंड कंप्रेसिबिलिटी को। तो बेसिकली लिक्विड जो होते हैं वो गैसेस की निस्बत डेंसर होते हैं, लेकिन सॉलिड की निस्बत लेस डेंसर होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये कंटेनर है, इसमें हमने क्या किया, लिक्विड को फिल कर लिया, इसके लिड को क्लोज किया और ऊपर से पिस्टन अटैच कर दी। अब हमने क्या किया, हमने इस पर फोर्स अप्लाई की, ठीक है, और उसके बाद हमने देखा क्या, जब फोर्स अप्लाई की तो हमें इसमें जो है चेंज इन वॉल्यूम नज़र आ रहा है। ऑल्दो ये चेंज इन वॉल्यूम बहुत ही थोड़ा है, क्यों, क्योंकि लिक्विड्स आर वेरी लेस कंप्रेसिबल। तो ये हम डिस्टेंस देख सकते हैं कि पहले हमारे पास जो लिक्विड का वॉल्यूम ये था और अब ऑलमोस्ट ये है, बिल्कुल माइनर सा डिफरेंस नज़र आ रहा है, बिकॉज लिक्विड आर वेरी लेस कंप्रेसिबल। स्टोरेज का पॉइंट देखें, लिक्विड्स ऑलवेज स्टोर्ड इन अ कंटेनर। लिक्विड को हम हमेशा किसी न किसी कंटेनर में स्टोर करते हैं, अदरवाइज ये वेस्ट हो सकता है। अब हम इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के डिफरेंस को देखें, जो कि पेपर के लिहाज से इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। तो डेफिनेशन देखें इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, स्टडी ऑफ सिंथेसिस, कंपोजिशन, प्रॉपर्टीज एंड स्ट्रक्चर ऑफ कंपोनेंट विद लिटिल और नो कार्बन। यानी कि ऐसे कंपाउंड्स की स्टडी जिसमें या तो कार्बन नहीं है या फिर बहुत ही माइन्यूट क्वांटिटी में कार्बन प्रेजेंट है, तो उनकी सिंथेसिस, कंपोजिशन, प्रॉपर्टीज और स्ट्रक्चर को हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में डिस्कस करते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करें, स्टडी ऑफ सिंथेसिस, कंपोजिशन, प्रॉपर्टीज एंड स्ट्रक्चर ऑफ कंपाउंड कंटेनिंग कार्बन एंड हाइड्रोजन। तो बेसिकली ऐसे कंपाउंड जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन है, उनकी सिंथेसिस की स्टडी, उनकी कंपोजिशन, प्रॉपर्टीज़ और स्ट्रक्चर को हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में डिस्कस करते हैं। कंपोजिशन देखें तो यूजुअली मेटल्स, नॉन मेटल, सॉल्ट और एसिड्स और बेसिस हमारे पास इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आ जाती हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमारे पास हाइड्रोकार्बन और उसके डेरिवेटिव्स आते हैं। एग्जाम्पल देखें तो सोडियम क्लोराइड, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया जो है एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। जबकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमारे पास मीथेन, ग्लूकोज, प्रोटीन, डीएनए इंक्लूड है। यूजेस देखें तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की एप्लीकेशन हमें फर्टिलाइज़र इंडस्ट्रीज़ में देखने को मिलती हैं। फर्टिलाइज़र इंडस्ट्रीज़ जो है वो प्लांट्स की ग्रोथ के लिए जो है वो फर्टिलाइजर्स प्रोडक्शन करती हैं। उसके अलावा मेडिसिनल इंडस्ट्रीज़ में हमें इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की एप्लीकेशन नज़र आती है। उसके अलावा कैटलिस्ट और पिगमेंट्स यानी कि डाइज में भी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का यूज़ है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करें तो बायोमोलिक्यूल विच इज़ एसेंशियल फॉर लाइफ, इसमें हमारे पास प्रोटीन, ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट्स, इनमें हमारे पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है वो यूज़ होती है। उसके अलावा ड्रग्स, प्लास्टिक्स और फ्यूल्स, जिस तरह की हमारे पास लो पेट्रोलियम गैस है, ठीक है, सॉरी लिक्विड पेट्रोलियम गैस है और सीएनजी है। तो इस तरह से हमारे पास फ्यूल्स में, प्लास्टिक्स, ड्रग्स और बायोमोलिक्यूल में हमारे पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की एप्लीकेशंस हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ लेक्चर। बाकी जो नेक्स्ट लेक्चर है वो इन्वेस्टिगेटिव क्वेश्चन पे होगा, और इन्वेस्टिगेटिव क्वेश्चंस जो हैं वो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो काफ़ी कॉन्सेप्चुअल हैं। तो मेक श्योर कि आप जो है नेक्स्ट लेक्चर रिव्यू करें और उसे अच्छे से प्रिपेयर करें।